हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। तो आज हम लोग पवन सीरीज का साइंस पेपर नंबर 3 जो हम लोगों का होगा वो साइंस का होगा और साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पवन सीरीज में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो हम लोग पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में 2 पार्ट में बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी सूचना देना चाहूँ तो सूचना ये है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। इसका फॉर्म 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक भरा जाएगा और आप यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपने यूपी डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो आप इस फॉर्म के भरने के लिए भर सकते हैं। मतलब इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 3 घंटे, 8 मिनट, 2 घंटे या 10 मिनट। तो अगर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक 3 घंटे और 2 घंटे का समय लगा तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे प्रकाश आने में, तो ये तो हो नहीं सकता है। हम लोग का जो आंसर होगा ये 6 मिनट होगा, ये 8 मिनट होगा। तो जो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वह 8 मिनट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। तो जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, पृथ्वी की उपछाया से जब चंद्रमा होकर गुजरता है तब होता है पूर्ण ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश। तो जब पृथ्वी की उपछाया मतलब आधी छाया जब पड़ेगी चंद्रमा पे तो उसको खंड में वो डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब थोड़ी थोड़ी करके आएगी। तो अगर थोड़ी थोड़ी करके आएगी तो खंड में डिवाइड हो रही है, इसलिए जब उपछाया होकर चंद्रमा से गुजरता है तो उसे खंड चंद्र ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंड चंद्र ग्रहण। अगर हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन की, तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे, हर कोई इसको जानता है, ये पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का कि नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। सूर्य का दूरस्थ ग्रह कौन सा है? अगर हम लोग बात करें सूर्य का दूरस्थ ग्रह कौन सा है तो सूर्य का दूरस्थ ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का कि धुलाई नहीं क्या है बालुई दोमट मिट्टी का रेत की मात्रा होती है। बालुई जो होता है उसमें दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80%, 50 से 60, 60 से कम या 60 से अधिक। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो 60 से 80% होती है। नियमित खाद के प्रयोग से होता है, नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है? उपज में वृद्धि होगी, पानी की वृद्धि होगी या मिट्टी की वृद्धि होगी, इनमें में से कोई नहीं। अगर हम लोग नियमित खाद का प्रयोग करते, अगर हम लोग अपने स्वयं की अगर बात करें, अगर एक इंसान खाएगा पिएगा नहीं तो वो स्वस्थ कैसे बनेगा? उसको स्वस्थ रहने के लिए नियमित पानी चाहिए, खाना चाहिए। वैसे ही उपज होने के लिए, उपज में वृद्धि के लिए नियमित खाद की भी आवश्यकता होती है। कंपोजिट खाद बनाई जाती है। कंपोजिट खाद किससे बनाई जाती है? तो गोबर से बनाई जाती है या कूड़ा कचरा से, या आ और बा दोनों ही, इनमें में से कोई नहीं। तो कंपोजिट खाद है वो जो गोबर और कूड़ा कचरा इन दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो वे अति शीघ्र गति से बनते हैं। कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से वृद्धि होती है। अगर कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से क्या होता है? रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़ों में, इल्लियों में, या इनमें में से कोई नहीं। कीटनाशक दवाइयों, जैसे कि हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं? दवाई लेते हैं। दवाई हम लोग क्यों लेते हैं? किससे? हमें अपने रोग से क्या मिल जाए, मतलब छुट्टी मिल जाए, हमारी जो बीमारी है वो सही हो जाए। वैसे ही कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? रोगाणु की प्रतिरोध में, मतलब कि जो इसका रोग है जिसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं वो खत्म हो जाए।
खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसल अगर हम लोग बात करें तो वह धान है। क्या है? धान है। हैरो खेत से क्या निकलने के काम आता है? हैरो खेत से क्या निकलने के काम आता है? तो वह खरपतवार। डिबलर से बुआई नहीं होती है। डिबलर से बुआई किसकी नहीं होती है? तो धान की नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? तो धान की नहीं होती है। सिंचाई की कटाई पानी विधियां हैं। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि कौन सी है? अपलावन या प्रवाह विधि, कूड़ा विधि, क्वारी विधि या छिटका विधि? तो जो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलाहन या प्रवाह विधि होती है। क्या? अपलाहन या प्रवाह विधि होती है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा होगा। एमकेएस पद्धति का कार्य क्या है? एमकेएस पद्धति का कार्य का मात्रक है तो वो है जूल। एमकेएस पद्धति के कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर पूछ ले कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या है? तो वह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। चिमटा उदाहरण है। चिमटा उदाहरण है। पूछ रहा है कि चिमटा उदाहरण है तो ये क्या है? तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वह होती है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोयला एक बार जल गया, खत्म हो गया, पुनः प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम भी नहीं होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा है जिसको हम फिर से बना सकते हैं। तो वह क्या है? कि ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा वह है जिसको हम क्या करते हैं? पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है। कोयले की ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा। किसके द्वारा? सौर सेल द्वारा। कार्य है। कार्य क्या है? तो हम लोग अगर बात करें तो कार्य है अदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति क्या है? ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति जूल है। क्या है? जूल। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। 1 जूल होता है। 1 जूल किसके बराबर के होता है? तो अगर हम लोग बात करें 1 जूल होता है न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर। 1 मीटर के बराबर। न्यूटन इंटू 1 मीटर। निम्न में से सरल मशीन है। निम्न में से सरल मशीन कौन सा है? सरल मशीन पहिया, पेच, गिरनी। तो क्या हो जाएगा? सरल मशीन ये सभी हो जाएंगे। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी तृतीय उत्तोलक है। कैसा उत्तोलक है? तृतीय उत्तोलक है। सरल मशीन है। सरल मशीन क्या है? आगे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सरल मशीन गिरनी है। क्या है? गिरनी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोशिका का भाग है। कोशिका का भाग क्या है? तो कोशिका का भाग केंद्रक है। कोशिका का भाग क्या है? केंद्रक है। जीवन का मूल आधार है। जीवन का जो मूल आधार है तो वो क्या है? तो वह है जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के आवश्यक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? तो इसको तो हर कोई जानता है कि मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। श्वसन अंग है।
श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े, सुषुम्ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फेफड़े। श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। कंकाल तंत्र के कार्य हैं। कंकाल तंत्र के जो कार्य हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? दांतों के जो ऊपर चढ़े आवरण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पल्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कहते हैं। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन ए और डी। कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन ए और डी। दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना या उपयुक्त सभी। तो दांतों के कार्य उपयुक्त सभी हो जाए। वो भोजन को चबाता भी है, फाड़ता भी है, छोटे छोटे टुकड़े भी करता है। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो अमाशय में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो पेप्सिन है। क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। शर्करा का नियमन करने में सहायक होता है। शर्करा का नियमन करने में क्या सहायक होता है? तो इंसुलिन सहायक होता है। क्या होता है? इंसुलिन सहायक होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य है तो वो हो जाएगा पैराथॉर्मोन। क्या हो जाएगा? पैराथॉर्मोन। जल में घुलनशील है। जल में क्या घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। गई भैंस पानी में, तो बी और सी क्या होता है? घुलनशील होता है। दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। दांतों को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्या आवश्यक है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 45 से पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। पैकेट का जो दूध है वो किस तरह संरक्षित किया जाता है? तो रसायन द्वारा, हिमीकरण द्वारा या पाश्चुरीकरण द्वारा या क्विंटन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर सी हो जाएगा, पाश्चुरीकरण द्वारा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पवन सीरीज में 90 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो हमने 45 बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दिया है। पार्ट सेकंड में मैं आगे बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दूंगी। सेकंड पार्ट में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं जल्द ही यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी स्टार्ट करा दूंगी। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस ऐसे आप लोगों को मिलती रहेगी। सुबह के टाइम मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर की क्लास दूंगी और जल्द ही मैं आपको यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लास दूंगी और सीटेट के सीडीपी को भी मैं स्टार्ट कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।